जिस गौतम के सामने दुनिया घुटने टेकती थी, पुलिस कमिश्नर की भी जिसके सामने हो जाती थी हवा टाइट, वो क्यों अपने ही ससुराल में गरीब घर जमाई की तरह रह रहा था। बीवी का बॉयफ्रेंड उसे बात बात पे बेइज्जत करता था। साफ कर। बीवी की नजर में तो घर का कुत्ता भी उससे बेहतर था। जब तक इस घर जमाई की छुपी हुई थी सच्चाई, किसी ने की खिंचाई तो कभी उसे चोट पहुंचाई। फिर एक दिन डोंगरी से दुबई तक उसने फोन जो खड़काया, टाइम हो गया है दहाड़ने का। तब सबके भेजे में अच्छे से समझ ये आया कि ये तो बाप है बाप, इसके आगे तो इंडिया क्या दुनिया में ना किसी की औकात। मैं हूँ अवनी। एक रात मैं नशे में धुत क्लब से बाहर निकल ही रही थी कि 2 लड़के मुझे छेड़ने आए। तभी वहाँ मेरा पति गौतम आया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि उन गुंडों को वो मारेगा और सबक सिखाएगा। नाइस वॉच। क्या? अरे लेकिन वो तो फट्टू निकला। मुझे कभी एक गरीब, निठल्ला और निकम्मा पति नहीं चाहिए था जिसके सामने कोई मेरी बेइज्जती कर जाए और वो मेरा मजाक बनाकर छोड़ दे। पता नहीं क्यों मेरे दादाजी ने इस गौतम को मेरे गले बांध दिया। एक ऐसा पति जो ससुराल में बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा लगाता है। इस गौतम की वजह से हमारे पूरे अग्रवाल खानदान का मजाक बन के रह गया है। मेरा सपना था कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत अमीर हो, जो मुझे महंगे रिंग्स देकर बार बार मुझे स्पेशल फील करवाए, जो हमारी बिजनेस को आसमान की ऊंचाई तक ले जाए, ना कि गौतम जैसा गरीब पति जो मुझ जैसी करोड़पति बाप की बेटी को 10 रुपए का नकली फूल भी ना गिफ्ट कर पाए। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे ऐसे सड़क छाप से शादी करनी पड़ी। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे दादाजी के पास था। पता नहीं उन्होंने इस निकम्मे गौतम में ऐसा क्या देख लिया जो जबरदस्ती मेरी शादी इस फटेहाल से करवा दी। शादी के बाद मैं रोज गौतम पर चिल्लाती थी। मैंने उससे सैकड़ों बार कहा है कि कम से कम 5,000 की नौकरी कर ले, लेकिन उससे अपनी बीवी और ससुराल वालों का ड्राइवर और नौकर बनने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। फिर एक दिन तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर गोइंका ने 50 करोड़ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे वाइन का ग्लास ऑफर किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर वो माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर की बदतमीजी का मैं क्या जवाब दूं कि तभी कबीर के चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा पड़ा। मैं हैरान रह गई क्योंकि कबीर को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा पति गौतम था। यू आर फिनिश्ड मैन। 2 कौड़ी के आदमी घर पे बीवी के टुकड़ों पे पलता है और यहाँ मुझे मारने की हिम्मत दिखा रहा है। तेरे साथ अवनी का पूरा परिवार झेल जाएगा। देख तो ये मार तुझे इतनी महंगी पड़ेगी कि तेरी 7 पुश्तें मुझे किस्तें भरती रहेंगे। अभी भी वक्त है। गौतम ने एक हीरो की तरह वो डॉक्यूमेंट्स फाड़कर कबीर के मुंह पे फेंक दिए। वैसे तो मैं यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे प्रोटेक्ट कर सके, पर फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? शायद मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा था, वो फ्यूचर जिसमें मैं गौतम की ही तरह लोगों के घर बर्तन मांजूंगी। मैं डर गई। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज इसे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? ये आदमी अब जिंदा नहीं बचेगा और साथ साथ तुम्हें मेरे हवाले करके जाएगा। तुझे मेरे आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते ही कबीर ने किसी को फोन मिला दिया। मैं गौतम को कबीर के ऑफिस से भागने के लिए बोलती रही, लेकिन कुछ ही वक्त में वहाँ कबीर के बुलाए हुए गुंडे आ गए, जिन्हें देखकर मुझे गौतम की जिंदगी खत्म होती हुई दिखने लगी। उनमें से एक गुंडे ने गौतम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने पलटवार किया और एक सुपर हीरो की तरह उस गुंडे को पीटा। ये सब देख कबीर के होश उड़ गए। फिर उसके बाद गौतम ने बाकी गुंडों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने को कहा। गौतम के उंगली में पहनी अंगूठी देखकर उन गुंडों की हालत खराब हो गई। उन्होंने डर कर गौतम के सामने अपने घुटने टेक दिए और माफी मांगने लगे। लेकिन क्यों? ये ना कबीर को समझ में आ रहा था और ना मुझे। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगा। आखिर क्यों? क्या हुआ था ऐसा? क्यों शहर के गुंडे भी मेरे बिना वैल्यू के पति के पैरों में गिर गए थे? क्या होगा आगे? क्या मुझे ये पता लगेगा कि गौतम आज तक मुझसे क्या छुपाता आ रहा है? और तो और जिस राठौड़ खानदान से मिलने के लिए मेरा परिवार सालों से कोशिश कर रहा था, उनको गौतम कैसे जानता था? जब हम घर पहुंचे तो मैंने गौतम से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। ये सब क्या था आज? तुमने मुझे कबीर से बचाया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो लोग तुम्हें देख के ऐसे सहम क्यों गए? वो शायद मेरी पहचान को लेकर उन्हें
गलतफहमी हुई होगी। पर वैसे भी दुनिया में हमारी शक्ल के कम से कम 7 लोग तो होते हैं। क्या पता मेरा कोई हमशक्ल उनका दोस्त हो। अवनी, छोड़ो ना यार, क्या बेकार की बात है। गुड नाइट। अगली सुबह घर की डोरबेल बजी। दरवाजे पर कोई और नहीं, कबीर ही था। हाय। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दिस इज फॉर यू। थैंक यू, प्लीज कम। मैं कबीर की हरकत से गुस्सा थी, पर गौतम ने जो कबीर के साथ किया उससे डरी हुई भी थी। इसलिए जब कबीर ने मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे माफ कर दिया और उसने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। वो आज फिर मेरे घर आ रहा था। आज तो कुछ भी कर ले, लेकिन आज तेरी बीवी अवनी को कबीर के साथ जाने से तू रोक नहीं सकता है। अब ये काम बंद कर और जाके उसकी साड़ी को इस्त्री कर। कबीर आता ही होगा। कम ऑन। गौतम, कहाँ रह गए थे? तुमने याद किया? याद करने लायक है क्या तुम में ऐसा? मेरे हेयर रोलर्स कहाँ रख दिए तुमने? अभी जाके ले आओ। और सुनो, आज कबीर आ रहा है, उसके सामने ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए, समझे? मैं जैसे ही किचन से निकलने लगी, गौतम के फोन पर एक कॉल आया जिसे गौतम ने इग्नोर किया। लेकिन क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया। खड़े क्यों हो? जाओ यहां से। अवनी, हम पति पत्नी हैं। यही तो रोना है। मैं कबीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो अभी भी सुधरा नहीं है। जब भी तुम्हारे करीब आता है ऐसा लगता है तुम्हें छोकर ही मानेगा, और जब तुम्हें देखता है तो उसके शक्ल पर गंदगी दिखती है मुझे। गौतम, कबीर मुझसे क्या चाहता है उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो जैसा भी है तुमसे तो बेहतर है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कबीर मेरी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे नए प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर रहा है, और तुम मेरे दिए हुए टुकड़े पे जी रहे हो। अवनी, वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलवाने वाला। वो सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है अवनी, बस, और कुछ नहीं। गौतम प्लीज, तुम अपनी ये मनूस बातें और अपनी मनूस शक्ल ना दूर ले जाओ। और अगर मैं कबीर के साथ नहीं गई तो दादी साहब मुझे नौकरी से निकाल देगी। फिर इस घर का खर्चा, मॉम डैड का खर्चा और तुम्हारा ये बोझ कैसे उठाऊंगी? जस्ट गेट आउट यार, जस्ट लीव। मुझे 1 मिनट के लिए एहसास तो हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मेरे ताने सुनकर गौतम की आंखें थपथपा गई थी। कबीर बेटे, नमस्ते। अवनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ। मम्मा के मुंह से कबीर का नाम सुनते ही गौतम टेंशन में आ गया था। अरे ये लो, आ गया मनूस मुंह लटकाकर। अरे अब खड़ा क्या है? कबीर आया है, जाके चाय लेकर आओ। जाओ। उसे ये एहसास हो गया था कि अब कबीर प्यार का दिखावा करके उसकी बीवी यानी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। अरे आओ ना बेटे, बैठो। मैं जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ी, गौतम के फोन पर फिर से किसी अनजान नंबर से कॉल आया। लेकिन पहले की तरह वो इस बार भी कॉल कट किए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गौतम को अचानक से इतने कॉल्स कैसे आने लगे और वो कॉल्स क्यों कट कर रहा था। मैंने कबीर के लिए साड़ी पहनी। मुझे साड़ी में देखकर गौतम देखता ही रह गया। मैं साड़ी वगैरह कम ही पहनती थी, शायद इसलिए मुझे देखकर सबके होश उड़ गए थे। अरे ये साड़ी वाड़ी पहन के पार्टी में जाओगी क्या? आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा पति नाकारा है, निकम्मा है, तुम्हें कुछ कपड़े खरीद कर नहीं देता।
नेचुरली मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। शायद गौतम कबीर के बारे में ठीक ही कहता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस लेके आया हूं। इसे पहनो। चलो मैं तुम्हें पार्टी के लिए अच्छे से तैयार करता हूं। कबीर डिजाइनर ड्रेस चेंज करवाने के बहाने मुझे ही मेरे रूम ले जाने लगा, लेकिन गौतम को यह मंजूर नहीं था। यू इडियट, सॉरी। ये क्या किया तूने? हर शुभ काम में कुछ न कुछ अपशुकन करने की कसम खाई है क्या तुमने? अब जाओ कपड़ा लेकर आओ और सांप के जूते साफ करो। आओ बेटे, मैं चेंज करवा देती हूँ। गौतम ने गालियां तो खाई, जो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर वो कबीर को हमारे रूम के बाहर रोकने में कामयाब हो गया था। मैं जानता हूं तूने जानबूझ के अपनी बीवी के साथ मुझे जाने से रोक दिया, लेकिन जब मैं उसके साथ अकेले में आऊंगा तब क्या करेगा? हाँ? अच्छे से साफ कर। मैं कबीर की दी हुई ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लवली। जो गौतम ने नोटिस कर लिया था। क्या हुआ तुम्हें? अपनी को ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कबीर से साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? उसे खुश रखना इतना जरूरी है क्या? कबीर जो दादी सा की बर्थडे पे गिफ्ट देने वाला है ना, वो इतना महंगा है कि तू तो उसके नाखून के बराबर भी गिफ्ट नहीं दे पाएगा। तो फिर तो तेरी बीवी कबीर के साथ ही जाएगी ना, और क्या? और तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, लेकिन दादी सा के बर्थडे पे अगर तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी, मेरी दादी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। रौनक तो लगनी ही थी। शहर के बड़े बड़े रईस यहाँ आए थे। बर्थडे पार्टी में मैंने कबीर के साथ एंट्री ली। मेरी नजर गौतम को ढूंढ रही थी। मुझे देखना था कि वो मेरी दादी को क्या गिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या है गिफ्ट के नाम पे? कैसी गंदी सी पैकिंग है ये। अच्छा सुनो, जब बाकी गेस्ट वहाँ जाके दादी सा को अपना गिफ्ट दे, तो तुम छुपके से जाके वहां पे अपना बॉक्स रख देना, समझे? पता नहीं दादाजी ने किस ढंग का बदला लिया है मुझसे, तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी करा दी। ना तो पैसे हैं और ना तमीज। जाओ। थोड़ी देर बाद पार्टी में किसी के कदम पड़े। मैं खुश नहीं थी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, मेरी कजिन शनाया थी, जो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने दादी को गिफ्ट में एक चमकदार नेक पीस दिया, जिसे देखकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। इस घर की बाकी लड़कियों से तो कितनी स्मार्ट और समझदार है शनया। गौतम को मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, शना, वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा, नहीं? शनाया को लगा कि गौतम उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गौतम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने उस नेक पीस का प्राइस जोर से सबके सामने अनाउंस किया। हाँ, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़? वाह। कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं, वो कब से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे? तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? खुद तो निठल्ला है ही, सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। दादी साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मिस्टर पारिक से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है ना? प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गौतम क्या करना चाह रहा था। मिस्टर पारेख ने उस नेक पीस की जांच पड़ताल की, और जो उन्होंने कहा वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। देखा दादी साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा था। अरे शनाया किसी ने जो... बस गौतम, बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले?
तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निट? ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से एक सस्ता सा गिफ्ट। बस आज से अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। जैसे ही दादी ने गौतम का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला, उनके होश उड़ गए। अरे रोको, कोई रोको गौतम को। 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको झापड़ मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी इतना घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को बॉक्स ला कर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? क्या वो अपनी असलियत छुपा रहा है? क्या गौतम वापस आएगा? क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल फैमिली के साथ? गौतम कहाँ खो गए? कहते हुए अवनी ने उसे झकझोर दिया। गौतम यकीनन खुली आंखों से सपना देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि यह महंगा नेकलेस अभी के अभी दादीसा को दे और अपनी असलियत बता दे, पर शायद यह सही नहीं होगा। अपनी सच्चाई अभी बाहर लाने के लिए गौतम तैयार नहीं था। उसने धीरे से गिफ्ट छुपाने की कोशिश की, मगर तभी नील ने वो गिफ्ट बोझ छीन लिया। अरे, इसमें तो बेहद कीमती हार है। इस कंगाल के पास कहां से आया? जरूर चुराया होगा। नील की बात सुनते ही सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए। सभी की तीखी नजरें देखकर अवनी का मन सहम चुका था। वो शर्मिंदगी से किसी को देख भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, हमारा प्यारा घर जमाई कितना बड़ा हाथ मारने जा रहा था। किसी की नजर यहां नहीं थी और इसने हाथ साफ कर लिया। अच्छा हुआ मैंने इन भाई साहब को देख लिया, वरना पता नहीं इसका और क्या क्या दहेज का सामान चुराने का इरादा था। ये बात सुनते ही शनाया ने नील के हाथ से नेकलेस ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। शनाया ने गुस्से में अपनी दादी से कहा, दादी साई, वही 13 लाख वाला नेकलेस है जो मुझे ज्वेलरी स्टोर में पसंद आया था। ये देखिए, इस घर जमाई ने 1,02 लाख पर नहीं, सीधा 13 लाख पर अपना हाथ मारा है। गायत्री देवी ने उसी वक्त अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और घूरकर गौतम को देखने लगी। शनाया अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी के पास आ गई और रोते हुए बोली, जरूर राठौड़ परिवार को पता होगा कि मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास मेरे लिए इसे यहाँ पैक करवा कर भेजा है। लेकिन इस गौतम के बच्चे की नजर हमारी सारी चीजों पर है। दादी साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए, इसे आज के आज पुलिस के हवाले करना होगा। अगर आज इसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। शनाया की बात सुनकर गायत्री देवी गुस्से में गौतम और अवनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे घर की खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? ये आवाज सुनकर अवनी का दिल सहम गया। गीता और अनिल की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ पूछती, अवनी ने धीमी आवाज में कहा, गौतम, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? यहाँ पार्टी में बाकी सब लोग मर गए हैं क्या? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जो हमें पच जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नेकलेस अवनी के लिए आया है और यहाँ राठौड़ परिवार की तरफ से जितने भी गिफ्ट्स आए हैं उसकी वजह भी अवनी ही है। अगर अवनी यहाँ नहीं आती तो ये गिफ्ट्स भी यहाँ नहीं होते। गौतम की बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर और सिद्धार्थ की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन अवनी को अब तक गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था
उसने मौका देखते ही मुंशी जी को वापस आने का मैसेज कर दिया। गौतम बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही, आज तुम यहां से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने यह कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। मुंशी जी को वापस पार्टी में देखकर गायत्री देवी हक्की बक्की रह गई। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं... प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूं, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए, हम लोग दरअसल... हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस... साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस... अगर मेरे हुक्म ने यहां आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा? लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे। क्योंकि हमारे छोटे हुक्म आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है।
ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहां भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गई। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुकुम? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद इसी सच्चाई से उसका सामना होने वाला था। अवनी को इस बात का ख्याल आते ही मुंशी जी को रोकने के लिए वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन बिना आपके हुक्म के बारे में जाने मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। मुंशी जी वहां से जा चुके थे। अब सभी लोगों की नजर अवनी और गौतम पर टिकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था। उसी वक्त गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अवनी, मैंने कहा था कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। गौतम की आवाज सुनते ही अवनी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही थी। गायत्री देवी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके दिमाग में पैसों का भूत बढ़ता जा रहा था, और अब तो अवनी जैसा बहुत बड़ा बैंक उसके सामने था, जिस पर जोधपुर का शाही परिवार दिल लुटा बैठा था। ये बात सोचते ही उसके दिल में अवनी के लिए अपना नजरिया चेंज हो गया, और उन्होंने प्यार से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुमने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम इतने बड़े परिवार को जानती हो, और तो और दादी सा आपको गलतफहमी हुई है। मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है। बस अब कितना छुपाओगी? सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा तुम्हें डांटा। बेटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह अपनी दादी सा से कुछ छुपाओ तो मत। अचानक गायत्री देवी का बदला हुआ रूप देखकर शनाया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वहीं गीता और अनिल हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक ही झटके में पार्टी में आए हुए लोगों की नजरों में अवनी के लिए इज्जत बढ़ गई, और गीता ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गीता आगे कुछ बोलती, अवनी ने कहा, दादी सा, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं... ठीक है अवनी बेटा, अब अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मासा, अब अवनी की उम्र ही क्या है, और ऊपर से मेरी बेटी मेरी तरह ही इतनी ब्यूटीफुल भी है। हो सकता है अवनी ने जोधपुर के छोटे हुकुम को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी नजर तो मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। ये बात कहते हुए गीता गायत्री देवी को देखने लगी। अवनी बेटा, देख, तकदीर खुद तेरे पास आई है, इसीलिए आज मेरी बात को मत टालना। तो प्लीज इस गौतम को डिवोर्स दे दे, और जोधपुर के छोटे हुकुम, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने कोई ढंग की बात की है। मेरा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस गौतम को तलाक दो। वैसे भी जब से तुम्हारी इससे शादी हुई है तब से... गायत्री देवी गौतम के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अवनी अब गौतम के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। वो अगले ही पल गौतम और गायत्री देवी के बीच आकर खड़ी हो गई। बस दादी सा, इस बार गौतम की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं, और मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। अवनी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखकर गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। परिवार में आज तक किसी ने भी गायत्री देवी की बात काटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम जैसी बित्ते भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात बीच में काटी। मैंने सोचा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो अकल बची होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल खाली है। अरे
जब अपने पति की इतनी ही पड़ी है तो फिर शादी के बाद अपने पीछे आशिक क्यों लगा रखे हैं? बाहर चक्कर चलाने से पहले कम से कम अपने पीछे लगे नाम का तो ख्याल कर लेती। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहती। एक के बाद एक गायत्री देवी ने बंदूक की गोली की तरह कड़वी बातें बरसाना शुरू कर दिया। अवनी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। साथ ही अनिल और गीता को भी इन बातों से बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अनिल ने उसी वक्त आगे आकर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। मासा, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही अखरते हैं तो हमें यहां होना ही नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए अनिल और गीता अवनी को लेकर वहां से निकल गए। गौतम भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर गायत्री देवी की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया, बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था
अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। गीता ने अंदर कदम रखते ही गौतम के ऊपर एक खड़ूस सास की तरह ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है, मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है। गौतम, बस बहुत हुआ, बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरें। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता। मॉम डैड, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहां भी जॉब के लिए जाता हूं वहां बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहां भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की, कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे, उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा। इसीलिए यहीं घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वह सारी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं, उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है, जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने की ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे। ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि अवतार ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें
वापस अपनाएगी। अवनी को अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर अवतार ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। पर अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी सा मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहां बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नील बैठा था जिसकी आंखों में अब तक बदले की आग भड़क रही थी। अवनी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहां अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने उस सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी। गौतम से और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। गौतम अवनी को ढूंढने जाने ही वाला होता है कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। गीता हॉल में ही बैठकर टीवी देख रही थी। गौतम ने किचन से बाहर निकलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो वो भौचक्का रह गया। सामने अवनी खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। इससे पहले कि गौतम कुछ पूछता, अवनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अवनी का इस तरह वहां से चले जाना गौतम को समझ नहीं आया। उसने एक नजर गीता को देखा, लेकिन गीता की आंखें टीवी में चल रहे प्रोग्राम पर थीं। गौतम अगले ही पल अवनी के पीछे चला गया। रूम में जाते ही उसने देखा अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। गौतम की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो हिम्मत करके अवनी के पास चला गया। अवनी, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? उस नील ने कुछ किया क्या? गौतम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर गौतम दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? तुम्हारा डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात सुनते ही अवनी की आंख से आंसू गिरकर उसके गालों पर आ गए। हाँ, मैं फेल हो गई गौतम। इम्पॉसिबल, तुम फेल हो ही नहीं सकती। तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट था। तुम्हें क्या पता परफेक्ट डिजाइन क्या होता है?
सॉरी गौतम, आई नो तुम सिर्फ मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मेरी डिजाइन सिलेक्ट नहीं हुई, जितना दुख इस बात का है कि दादी ने नील का डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। क्या दादी सा ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे डिजाइन से मुकाबला वो नील कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी डिजाइन सच में बेस्ट थी। अब क्या फर्क पड़ता है मेरा डिजाइन कैसा था, कितना अच्छा था? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर दादी साहब तुम्हें और नील को कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं? I mean, वो कहां और कहां तुम? अवनी, इन सबके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी सा ने नील का डिजाइन दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक बार डिजाइन अवतार में सबमिट होके सिलेक्ट हो जाए तभी वो हम सबको डिजाइन दिखाएंगी, ताकि वो डिजाइन लीक ना हो। आज नहीं तो कल लोगों को सच तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि दादी सा को डिजाइन सबके सामने लाना तो पड़ेगा ही। ज्यादा दिन तक वो छुपा कर तो नहीं रख सकती। ये बात सुनकर अवनी आगे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन गौतम की आंखों में आग भड़क चुकी थी। वो अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करने वाला था। उसे पक्का यकीन था कि गायत्री देवी ने जानबूझ के अवनी के साथ पिछले दिनों का बदला लिया है। और गौतम का शक सही साबित होता है जब अग्रवाल ग्रुप में दादी सा नील को डिजाइन अवतार ग्रुप में सबमिट करने के लिए देती हैं। और नील डिजाइन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ डिजाइन नहीं है, बल्कि अवनी का डिजाइन है। दादी सा, इसका मतलब आपने अवनी का डिजाइन मेरे नाम से रिप्रेजेंट किया है? हाँ, ये डिजाइन अवनी का ही है, लेकिन वो मेरी कंपनी में डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे भी उसने और उसके पति ने मिलकर हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ मल रखा है। अब मैं परिवार का नाम इससे ज्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम अग्रवाल परिवार का होने वाला कल हो और तुम ये ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है दादी, लेकिन अवनी को इस बात का पता चल गया तो क्या? उसका पति कौन सा कोई राजकुमार है कि वो हमसे पंगा लेगा? घर से निकाल ही चुकी हूँ। ज्यादा नाटक किया उसने तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। शनाया की सगाई के दिन उसके बेकार पति के लिए मेरी इंसल्ट हुई थी ना। अब देखो क्या क्या होता है उन दोनों के साथ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।